Hello students, today we are going to learn the topic poetic devices. This topic is important not only for the exams of class 9 and 10th, but it is very useful for competitive exams also. So, my dear pupils, pay proper attention to poetic devices. हाँ, तो आज हम लोग सीखेंगे पोइटिक डिवाइसेस के बारे में. इसे लिटरेरी डिवाइसेस भी कहा जाता है. At first, you all must know what is poetic device. Poetic devices are the ornaments of language. We can say this ornaments of language, यानी आभूषण. पोइटिक डिवाइस को भाषा का आभूषण कहा जाता है. जिस प्रकार सुंदर और आकर्षक बनने के लिए महिलाएं आभूषण पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, उसी प्रकार पोएट्स अपने पोएम्स को आकर्षक बनाने के लिए पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं. इन अदर वर्ड्स, वी कैन से अ पोएम इज क्रिएटेड आउट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस कंपोजिट ऑफ स्ट्रक्चरल, ग्रामेटिकल, रिदम, verbal and visual elements. They are the tools that a poet uses to create rhythm, enhance a poem's meaning or intensify the mood of feeling. A poem is written. When a poet writes a poem, he uses these poetic devices to make it more effective, more attractive. पोएट अपने पोएम को ज़्यादा आकर्षक, सुंदर बनाने के लिए कुछ ऐसे टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, भाषा के कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो उनकी कविताओं को ज़्यादा आकर्षक और सुंदर बनाते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं, और उन्हीं विशेष प्रयोग को पोएटिक डिवाइसेस कहा जाता है. नाउ, types of poetic devices. There are three types of poetic devices: figure of speech, rhyming scheme, and poetic license. See these things one by one. At first, figure of speech. सबसे पहले हम लोग देखेंगे figure of speech क्या है. It is a deviation from the ordinary use of words with a view to increase their effect in poem or story. किसी पोयम या स्टोरी में वर्ड के ऑर्डिनरी यूज से, सामान्य प्रयोग से हट करके अगर शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाए जिसका कोई अलग अर्थ निकले, कोई विशेष अर्थ और विशेष प्रभाव उत्पन्न करे, उसे ही हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. इसे हम लोग उदाहरण से, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ सकते हैं. एक सेंटेंस है, दैट मैन इज pillar of the state. Here, pillar is used in figurative or non-literal sense and signifies support. यहाँ पर इस लाइन में पिलर का अर्थ सामान्य खंभे से नहीं है, बल्कि सपोर्ट, अ बिग और ग्रेट सपोर्ट. दैट मैन इज पिलर ऑफ द स्टेट मीन्स वह व्यक्ति राज्य का एक आधार स्तंभ, एक मजबूत स्तंभ है. कहने का अर्थ है कि वह बहुत बड़ा सपोर्ट है उस स्टेट के लिए. तो इस लाइन में पिलर वर्ड का यूज अलग ढंग से किया गया, एक विशेष मीनिंग देने के लिए किया गया. इस तरह के और भी बहुत तरह के प्रयोग हैं जिनके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे. फिगर ऑफ स्पीच भी अलग अलग तरह के होते हैं. तो आगे हम लोग देखेंगे किस किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है. सबसे पहला है सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन हैज अनदर मीनिंग अदर देन इट्स लिटरल मीनिंग. अगर किसी शब्द का प्रयोग इस तरह से किया जाए कि उसके लिटरल मीनिंग यानी जो शाब्दिक अर्थ है, जो सामान्य अर्थ है, उससे अलग उसका अर्थ कुछ हो, तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को सिंबोलिज्म कहते हैं. इसके उदाहरण हम देख सकते हैं. क्लास 10th के बुक में एक पोयम है
डस्ट ऑफ स्नो। उस पोयम में एक लाइन जो आया है उसमें हेमलॉक ट्री और क्रो का प्रयोग किया गया है, जो कि सिंबल है वैसी चीज़ों का जो इग्नोरेंट हैं, जो इम्पोर्टेंस नहीं है लोगों के लिए। यहाँ पर हेमलॉक ट्री और क्रो सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं किए गए हैं, बल्कि उसमें पोएट ने दिखाया है कि जो इस वर्ल्ड में बहुत कम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका भी क्या महत्व होता है, और उन कम महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सिंबल की तरह प्रयोग किया है हेमलॉक ट्री और क्रो का। ठीक उसी तरह से क्लास 10 के ही बुक में पोयम है फायर एंड आइस। उस पोयम में फायर और आइस सिंबल हैं और वे सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं हुए हैं, बल्कि फायर का अर्थ वहां पर है हैटर्ड, हैटर्ड यानी घृणा, नफरत, और आइस का वहां पर मीनिंग है कूल्ड बिहेवियर और ग्रीड, लालच, इस तरह के सेंस में उसका प्रयोग किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे एक दूसरे तरह का फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है एलिट्रेशन। बहुत ही सामान्य है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। व्हाट इज एलिट्रेशन? दिस कंसिस्ट्स इन द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और सिलेबल एट बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। अगर एक ही लाइन के 2 या 2 से अधिक वर्ड में जो स्टार्टिंग साउंड है वह सेम हो या स्टार्टिंग सिलेबल सेम हो तो वह एलिट्रेशन कहलाता है। यानी अगर एक ही तरह के साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड अगर बार बार आते हैं किसी लाइन में, वह एक स्पेशल इफेक्ट पैदा करते हैं और इसी फिगर ऑफ स्पीच को एलिट्रेशन कहा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 10th क्लास के बुक से कुछ एग्जाम्पल एलिट्रेशन के। पोयम फायर एंड आइस में है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ हम लोग देख सकते हैं सम एंड से, बोथ द वर्ड्स बिगिन्स विथ द साउंड स। सम और से दोनों का स्टार्टिंग साउंड जो है वह स आ रहा है, तो यह एक स्पेशल इफेक्ट पैदा करता है और ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फेवर एंड फायर बोथ वर्ड्स बिगिन विथ द साउंड फ, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। यहां पर देख रहे हैं कि फेवर और फायर दोनों एक ही साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो यह भी एलिट्रेशन का उदाहरण है। एंड रोमिंग राउंड, ये दोनों वर्ड एक साथ आ रहे हैं, दोनों र से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स। व्हाट इज पैराडॉक्स? अ ट्रू स्टेटमेंट विच सीम्स अनट्रू। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू है, सही है, लेकिन प्रतीत होता है कि वह सही नहीं है। अगर सामान्य रूप से ऊपर से देखा जाए तो लगता है कि यह अनट्रू स्टेटमेंट है, यानी गलत स्टेटमेंट है, ऐसा संभव नहीं है, हो नहीं सकता है, लेकिन वास्तव में वह ट्रू होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक लाइन है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यह भी एग्जाम्पल पोयम फायर एंड आइस का ही है, जिसमें पोएट ने लिखा है वर्ल्ड के बारे में कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस संसार को 2 बार समाप्त होना हो, तो सामान्य रूप से लगता है कि यह गलत है, क्योंकि कोई चीज़ एक बार समाप्त हो गया तो वह दोबारा समाप्त तो नहीं हो सकता है। लेकिन इस वर्ल्ड के साथ ऐसा नहीं है। यह वर्ल्ड समाप्त होता है, इसकी फिर से रचना होती है, फिर से यह समाप्त होता है, यह क्रम बार बार चलता रहता है। इसलिए यह स्टेटमेंट अनट्रू नहीं है, रॉन्ग नहीं है, बल्कि यह ट्रू है, लेकिन ऊपर से देखने से लगता है कि यह अनट्रू है। तो इस तरह के यूज को, इस तरह के एग्जाम्पल को हम पैराडॉक्स कहेंगे।
Now another figure of speech is metaphor. What is metaphor? This is a figure of speech which compares two things or persons without using like or as. इसमें कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है दो व्यक्ति या दो वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ, जिसमें लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। सीधा कंपैरिजन करने में कह दिया जाता है कि वह वस्तु उसके जैसा नहीं है बल्कि वही है। कुछ एग्जाम्पल से ज्यादा स्पष्ट होगा। 10th क्लास के बुक में एक पोयम है अमांडा, उसमें हम लोग देखेंगे दिया हुआ है साइलेंस इज गोल्डन, यह मेटाफोर का एग्जाम्पल है। फ्रीडम इज स्वीट, यह भी मेटाफोर का एग्जाम्पल है। और कुछ एग्जाम्पल है, 10th क्लास के ही बुक में एक पोयम है फॉग, उसमें कहा गया है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट्स फिट। यहां पर फॉग को कैट की तरह दिखाया गया है और ये नहीं कहा गया कि कैट के जैसा है, बल्कि सीधा कह दिया गया है कि फॉग जो है वह कैट के पैरों पर चलकर आया, तो यह मेटाफोर कहलाएगा। कुछ और हम लोग सिंपल एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं। अगर किसी को दिखाना है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा तानाशाह है और उसकी तुलना हम लोग हिटलर से अगर करें, जैसे अगर कहना चाहें कि वह हिटलर के जैसा तानाशाह है, और इसको इस तरह से ना कहकर सीधा कह दें कि वह इस देश का हिटलर है, ही इज हिटलर ऑफ दिस कंट्री, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। इसमें हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं हिटलर के गुणों का उस व्यक्ति के गुण से, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वह उस हिटलर के जैसा है, बल्कि सीधा कह दे रहे हैं ही इज हिटलर। अगर किसी के बहादुरी का बहुत हम उदाहरण देना चाहें, किसी से तुलना करना चाहें और उसके जैसा न कह करके सीधा कह दें, जैसे कहें दिस वुमन इज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ दिस टाइम, यानी रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर थी। अगर कोई बहुत बहादुर महिला की तुलना हम रानी लक्ष्मीबाई से करते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं, एक कि वह रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहादुर है, दूसरा कह सकते हैं कि वह रानी लक्ष्मीबाई है। यह ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है अगर इस तरह कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं मेटाफोर के। एक और एग्जाम्पल यहां पर है मेटाफोर का, पोयम 10th क्लास के बुक में है फॉर एन ग्रेगरी। उसमें एक लाइन है हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स। यहां रैम्पार्ट्स का यूज किया गया है एन ग्रेगरी के बालों के लिए। रैम्पार्ट्स मीन्स दीवार, तो बालों को सीधा दीवार कह दिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि वो दीवार की तरह हैं, बल्कि उसके बाल दीवार हैं ऐसा कह दिया गया। तो ये मेटाफोर का एग्जाम्पल है। नाउ अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज इमेजरी। व्हाट इज इमेजरी? इमेजरी इज language used to create images in the mind of the reader. Imagery includes figurative and metaphorical language to improve the reader's experience through their senses. इमेजरी में ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ऐसे फ्रेज का प्रयोग किया जाता है जो पढ़ने वाले के माइंड में, रीडर्स के माइंड में एक इमेज क्रिएट करे, एक सीन क्रिएट कर दे। पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि वह दृश्य मुझे सामने दिखाई पड़ रहा है, तो उस तरह के यूज को इमेजरी कहते हैं। देखें कुछ एग्जाम्पल इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कैरी डीप connotations. Fire elicits the feeling of heat and light, but also burning and pain. जैसे हम लोग फायर वर्ड को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन के अंदर किस तरह का इमेज क्रिएट होता है कि कहीं बहुत अधिक हीट और लाइट आ रहा हो, बट also burning and pain. That means two types of effect are created by this term fire.
heat and light, this is positive effect, positive scene, and the negative scene, burning and pain. अगर कहीं आग है तो उससे कुछ जलता हुआ भी हो सकता है जो बड़ा कष्ट देने वाला होगा, दुखदाई होगा। तो ये दो तरह के सीन क्रिएट हो सकते हैं हमारे माइंड में, उसको जिस ढंग से प्रयोग किया जाए। आइस एलिसिट्स द फीलिंग ऑफ कोल्डनेस बट ऑल्सो इनडिफरेंस एंड इनटॉलरेंस। आइस जो सेंस देता है, जो सीन क्रिएट करता है हमारे माइंड में, वह भी दो तरह का है। एक है कोल्डनेस, कहीं बहुत अधिक ठंडक है, बहुत अधिक ठंड है, वह सेंस आता है माइंड में। और दूसरा जो इस पोयम में यूज किया गया है, सेंस ऑफ इंडिफरेंस एंड इनटॉलरेंस, असहिष्णुता, दूसरे के प्रति निर्दयता का भाव, उसके प्रति सहानुभूति का भाव नहीं रखने वाला भाव भी आइस से आता है। Another example, its pieces flash now in the crown of tallest oak। यह पोयम 10th क्लास के बुक द ट्रीज का है, जिसमें मून के बारे में लिखा गया है कि उसका इमेज लंबे लंबे ओक के पेड़ों से ऐसा छनकर आता है जैसे टूटे हुए मिरर के टुकड़े हों, और एक सीन क्रिएट करता है हमारे माइंड में कि किस तरह से मिरर के टुकड़े जब टूट कर बिखरते हैं तो ठीक उसी तरह से दिखाई देते हैं जैसे पेड़ के नीचे ऊपर से आने वाले लाइट के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर दिखाई पड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज personification. What is personification? Representing a non-human thing as if it were human. Personification give human traits and qualities. किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को, नॉन ह्यूमन कहने का मतलब जो मनुष्य से हटकर है, चाहे वह नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, जैसे हवा हो, पेड़ हो, नदी हो, झरना हो, या कोई बर्ड हो, कोई एनिमल हो, उसको अगर ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिविटी करते हुए ह्यूमन क्वालिटीज के साथ अगर दिखाया जाए तो वह पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, पोयम एनिमल 10th क्लास के बुक में जो पोयम है एनिमल, वह पूरे पोयम में ही पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, यानी एनिमल को पर्सन की तरह दिखाया गया है बिहेव करते हुए। एनिमल्स डू नॉट वाइन, एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन, इस तरह के टर्म्स आए हैं उसमें। यानी हम लोग क्या रियल में देख सकते हैं कि एनिमल कोई कंप्लेन करता हो? नहीं, वह ह्यूमन ट्रेट है, वह मनुष्य का स्वभाव है जिसको एनिमल में दिखाया गया है। अगर हम लोग और एग्जाम्पल समझना चाहें तो समझ सकते हैं कुछ और सिंपल एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से, कि अगर कोई कहता है द फ्लावर्स वेयर डांसिंग इन द ब्रीज, फूल हवा में नाच रहे थे। जो डांसिंग है वह फ्लावर्स का ट्रेट नहीं है, वह ह्यूमन बीइंग का ट्रेट है, वह ह्यूमन क्वालिटी है। डांस करना मनुष्य का काम है, फूल डांस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी फूल को डांस करते हुए अगर हम दिखाते हैं, इसका मतलब हम फ्लावर का पर्सोनिफिकेशन कर दिया, उसको पर्सोनिफाई कर दिया, उसको पर्सन की तरह हम बता रहे हैं। अगर हम किसी झरना को, हवा को अगर हम दिखाते हैं कि वह संगीत निकाल रहा है, वह गीत गा रहा है, तो गीत गाना मनुष्य का काम है, मनुष्य का क्वालिटी है। उसको अगर हम कह दें कि झरने गीत गा रहे थे तो यह पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। नाउ अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज एल्यूजन। एल्यूजन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच an object or circumstance from unrelated context is referred indirectly। यानी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सर्कमस्टांस को अनरिलेटेड कंटेक्स्ट से रेफर किया जाए, यानी उसको हम ऐसे चीज से शो करते हैं जो उससे किसी तरह से रिलेटेड नहीं हो, बिल्कुल अलग तरह के वर्ड से उसको एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वह
एल्यूजन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग इन द पोयम अमांडा, देर इज अ कंपेरिजन ऑफ अमांडा विथ अ मरमेड। मरमेड को अमांडा से कंपेयर किया गया है और मरमेड से कंपेयर करने का वहां पर सेंस है टू बी फ्री एंड कंटेन्ड इन देयर ओन। यहां पर अमांडा जो है वह स्वतंत्र होना चाहती है, बिल्कुल अलग सबसे रहना चाहती है, अपने आप में खोए रहना चाहती है, इसलिए उसे मरमेड से कंपेयर कर दिया गया। मरमेड यानी जल परी, पानी में रहने वाली एक ऐसी परी जो एक काल्पनिक क्रिएचर है, या रियल में नहीं होता, लेकिन लिटरेचर में मरमेड का यूज लोग करते आए हैं शुरू से। ऐसा काल्पनिक फिगर जिसमें कमर से नीचे का हिस्सा मछली का और कमर से ऊपर का हिस्सा लड़की का होता है, उसे मरमेड कहते हैं। तो अमांडा को मरमेड की तरह कंपेयर करना इसलिए कि मरमेड बिल्कुल फ्री और कंटेंटेड इन देयर ओन होते हैं। ये एक एल्यूजन है, केवल मान लिया गया कि जो मरमेड है वह पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं और वे अपने आप में खोई रहती हैं, दूसरे से उन्हें कुछ मतलब नहीं होता है। ये एल्यूजन है। और भी एग्जाम्पल है अमांडा पोयम में ही, अमांडा रेपंजल की तरह बनना चाहती है। रेपंजल भी एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो एक ऊंचे टावर पर, शी लिव्ड एलोन ऑन टावर फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसे एक चुड़ैल कैद कर लेती है और एक ऊंची टावर पर रख देती है जहां पर कोई आ जा नहीं सके, बिल्कुल अकेली वह लंबे समय तक वहां रहती है। तो रैपंजल को दिखाया गया कि वह किस तरह की लड़की है जो बिल्कुल अकेले ऊंचे टावर पर लंबे समय तक रहती है। ये दोनों जो टर्म हैं वह एल्यूजन हैं। अमांडा जो है ठीक उस तरह होना चाहती है जैसे रैपंजल थी, जो कि रियल नहीं है, केवल कल्पना है। और ये रैपंजल और अमांडा का कोई मैच नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को एक साथ एसोसिएट किया गया है, इसलिए इसे एल्यूजन कहा जाएगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एनालॉगी। एन एनालॉगी इज अ लिटरेरी डिवाइस often used in literature and poetry to make connections between familiar and unfamiliar things। अगर परिचित जाना पहचाना चीज और बिल्कुल अनजान चीज दोनों को एक साथ जोड़कर दिखाया जाए तो इस फिगर ऑफ स्पीच को एनालॉगी कहते हैं। एग्जाम्पल इन पोयम फॉग, फॉग इज कंपेयर्ड विथ कैट। फॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को एक साथ दिखाया गया है, कंपैरिजन कर दिया गया है। सामान्य रूप से फॉग और कैट का कोई तालमेल नहीं है, कोई उसमें सिमिलरिटी ऐसे नहीं दिखाई देती है, दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, फिर भी उन्हें एक साथ दिखाया गया तो यह फिगर ऑफ स्पीच एनालॉगी कहलाएगा। नाउ वेरी सिंपल एंड mostly used, very often used figure of speech, simile, S-I-M-I-L-E, this is pronounced as simile. A simile is a figure of speech that directly compares two things. Simile highlights the similarities between two things using words such as like, as or than, while metaphor does not use these words. हम लोग इसके पहले मेटाफॉर पढ़ चुके हैं, वहाँ भी हम लोग सिमिलर क्वालिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन सिमिली उससे अलग है। अभी ध्यान में होगा कि मेटाफोर में हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो डायरेक्ट कह देते हैं वही है, उसके जैसा है नहीं कहते हैं, जबकि सिमिली में लाइक, एज ये सब का प्रयोग करके किसी के जैसा बताते हैं दूसरे को। जैसे एग्जाम्पल देखें, in poem The Trees there is a line like newly discharged patients,
ट्रीज को कंपेयर किया गया है किससे? न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट से। यानी पेड़ कैसे हैं? तो जो अभी तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए पेशेंट की तरह, जो घर जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, घर जाने के लिए बिल्कुल उत्साहित हैं। और भी है उसी पोयम में, स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू रूम्स। वहां पर कंपैरिजन किया गया है वॉइस से ट्रीज का, लाइक का प्रयोग आया है बीच में। उसी पोयम में एक और लाइन है, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मून का कंपैरिजन मिरर से किया गया है, बीच में लाइक का प्रयोग हुआ है, यानी कि यह सिमिली का एग्जाम्पल है। हम लोग सिमिली के कुछ और डेली लाइफ से एग्जाम्पल बना सकते हैं खुद से। जैसे कह सकते हैं कि द पेजेस ऑफ दिस नोटबुक इज एज वाइट एज स्नो। हम लोग देखेंगे कितना इफेक्टिव हो जाता है यह सेंटेंस अगर हम लोग सिमिली का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सामान्य रूप से कहें द पेजेस ऑफ दिस नोटबुक इज वेरी वाइट, यह उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि अगर कहें हम कि द पेजेस ऑफ दिस नोटबुक इज एज वाइट एज स्नो। इस नोटबुक का पेज बिल्कुल स्नो की तरह, बर्फ की तरह सफेद है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन इफेक्ट में बड़ा अंतर हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल हैं सिमिली के। इन द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, 10 क्लास का ही पोयम है, जिसमें आया है स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। इसमें ड्रैगन को कुर्राते हुए दिखाया गया है, किस तरह से? इंजन की तरह। जैसे इंजन आवाज करता है जोर से, वैसे ही स्नॉर्टिंग का साउंड है। स्नॉर्टिंग साउंड और इंजन का साउंड दोनों को एक जैसा दिखाया गया है लाइक का प्रयोग करके, तो यह सिमिली कहा जाएगा। और एक लाइन है उसी पोयम में, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन डंजियन। जो ड्रैगन है उसका टेल, उसकी पूंछ जो है वह टकराती है और उससे जो साउंड आता है वह आयरन की तरह, लोहे के टकराने की तरह का साउंड है। जो तहखाना है उसमें दोनों के साउंड को, जो उसके टेल के क्लैशिंग का साउंड है और आयरन के क्लैशिंग का साउंड है, दोनों को एक जैसा दिखाया गया है लाइक का प्रयोग करके, यानी यह सिमिली का एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल इन द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से ही है। इसमें ड्रैगन के माउथ का कंपैरिजन फायर प्लेस से किया गया है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस। और उसी पोयम में बेलिंडा जो है उसका कंपैरिजन किया गया है किससे? तो बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स पर्सन हु इज नॉट अफ्रेड। बेलिंडा कितनी बहादुर है? तो वैसे व्यक्ति की तरह जिसके अंदर भय होता ही नहीं है, जो बिल्कुल डरता नहीं है। तो इस तरह से एज या लाइक का प्रयोग करके हम लोग अगर सिमिलर क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो वह सिमिली कहलाता है। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा यूज होता है पोएम्स में, स्टोरीज में। हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी इसका यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द second kind of poetic device, this is rhyming scheme। हम लोग शुरू में ही देखे थे पोएटिक डिवाइसेस के 3 टाइप्स बताए गए थे, फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम और पोएटिक लाइसेंस। उसमें से अभी हम लोग कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसे तो और भी कई तरह के फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं और उनकी जानकारी फिर दूसरी वीडियो में दी जाएगी कि और कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच छूट गए इसमें से जो नहीं आ पाए। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे पोएटिक डिवाइस का दूसरा टाइप, राइमिंग स्कीम। व्हाट इज अ राइमिंग स्कीम? अ राइमिंग स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ स्टांजा इन अ पोयम। राइमिंग स्कीम कहते हैं पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स को। राइमिंग वर्ड्स
हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, सुने होंगे। राइमिंग वर्ड्स किन वर्ड्स को कहा जाता है? जिनके प्रोनाउंसिएशन का एंडिंग एक जैसा हो। हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे राइमिंग वर्ड्स का। तो वैसे राइमिंग वर्ड्स का एक अगर पैटर्न बनता हो किसी भी पोयम के हर स्टांजा के लास्ट वर्ड से या हर लाइन के लास्ट वर्ड से, किसी पोयम के एक स्टांजा के हर लाइन का लास्ट वर्ड को हम लोग देखेंगे और उसमें अगर हमको राइमिंग वर्ड्स मिलता है तो उससे एक पैटर्न बन सकता है, उसका एक क्रम बन सकता है कि किस तरह के राइमिंग वर्ड का प्रयोग किस क्रम में हुआ है, तो उसी को राइमिंग स्कीम कहा जाता है। एग्जाम्पल से यह ज़्यादा स्पष्ट होगा, आगे देखते हैं। पहले यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स क्या होता है उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कैट, सैट, बैट, ये राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि इनका एंडिंग जो है, एंडिंग प्रोनाउंसिएशन वह एक जैसा है, सबके अंत में आ रहा है एक जैसा साउंड। उसी तरह से बॉल, फॉल, टॉल, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं, सबका एंडिंग एक जैसा हो रहा है। और भी एग्जाम्पल हैं राइट, काइट, हाइट, सब में दिख रहा है कि एंडिंग प्रोनाउंसिएशन आइट, आइट, आइट इस तरह से आ रहा है। स्टार्टिंग क्या है उससे कोई मतलब नहीं, एंडिंग जो है वह एक जैसा प्रोनाउंस होना चाहिए, तो उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहा जाएगा। आउल, टाउल, ग्राउल या फिर बोर, फोर, रोर। उसी तरह से रॉक, चॉक, हॉक और फेस, प्लेस, रेस या बोट, कोट, फ्लोट, ऑल, बॉल, कॉल, ये सब राइमिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं और हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं राइमिंग वर्ड्स को। अब इन राइमिंग वर्ड्स से राइमिंग स्कीम कैसे बनेगा, इसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। फायर एंड आइस पोयम का एक स्टांजा यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसमें हम लोगों को हर लाइन का लास्ट वर्ड देखना है केवल। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फायर और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड हम लोग देख रहे हैं डिजायर, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फायर। ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं, फायर, डिजायर और फिर से फायर। तो ये राइमिंग वर्ड्स हमको मिले और दूसरी लाइन में एक अलग वर्ड आया आइस। तो इस स्टांजा के लिए राइमिंग स्कीम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको समझते हैं। हर वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर राइमिंग वर्ड्स हम पहचान लिए। अब पहले लाइन के लिए हम लोग सिंबल लगाते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट ए, जैसे नीचे लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर ए बी ए ए। तो फर्स्ट लाइन के लिए जो आया सिंबल वह है ए, और उसी तरह से जब उसका राइमिंग स्कीम थर्ड और फोर्थ लाइन में मिला तो हम लोग थर्ड और फोर्थ लाइन के लिए भी सिंबल लगाए ए, और सेकंड लाइन में चूंकि यह इन बाकी तीनों से अलग है इसलिए उसके लिए सिंबल लगा बी। तो राइमिंग स्कीम बन गया ए बी ए ए। पहले लाइन के लिए ए, दूसरे लाइन के लिए बी, तीसरे लाइन के लिए ए और फिर चौथे लाइन के लिए ए, यानी राइमिंग स्कीम हुआ ए बी ए ए। ध्यान रखेंगे कि इसमें ये सिंबल है और इसको हम ठीक इसी तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यानी अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर ही यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर इसमें यूज़ नहीं करेंगे। बीच में कोई कॉमा या किसी तरह के साइन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग राइमिंग स्कीम के देख सकते हैं आगे। एक स्टांजा और है यहाँ पर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 लाइन है, देर आर 5 लाइन्स इन दिस स्टांजा। तो 5 सिंबल्स आएंगे इसके लिए, और पहले लाइन के लास्ट वर्ड को देख रहे हैं ट्वाइस, और थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड को देख रहे हैं आइस, और लास्ट 5th लाइन के लास्ट वर्ड को देख रहे हैं सफाइस। ये तीनों राइमिंग वर्ड मिले हमको।
और उसी तरह से सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड है हेट और फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड है ग्रेट। तो ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं, हेट और ग्रेट। तो अब हम लोग सिंबल लगाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन के लिए सिंबल लगेगा ए। हमेशा किसी भी स्टांजा का राइमिंग स्कीम बनाना हो तो फर्स्ट लाइन के लिए सिंबल ए और उसका राइमिंग वर्ड जिस जिस लाइन में मिला उस लाइन के लिए सिंबल ए का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरे लाइन से स्टार्ट करेंगे जो जिसमें सिंबल नहीं लगा है और उसके लिए सिंबल लगाएंगे बी और उसका राइमिंग वर्ड जहां जहां मिलेगा उसके लिए सिंबल लगेगा हर जगह बी। अगर कोई और तीसरा तरह का वर्ड भी बच गया जो बाकी दोनों से मैच नहीं करता हो तो उसके लिए हम लोग सिंबल सी का भी प्रयोग करेंगे और तब राइमिंग स्कीम बनाएंगे। यहाँ पर दो ही तरह का राइमिंग वर्ड आया है, एक है ट्वाइस, आइस और सफाइस और दूसरे तरह का राइमिंग वर्ड है हेट और ग्रेट। तो दो ही तरह के सिंबल का प्रयोग हुआ ए और बी। उसको अब हम अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन के लिए सिंबल आया ए और सेकंड लाइन के लिए बी, थर्ड लाइन के लिए ए, फोर्थ लाइन के लिए बी और लास्ट लाइन के लिए फिर ए, यानी राइमिंग स्कीम बन गया ए बी ए। इस तरह से राइमिंग स्कीम हम लोग किसी भी पोएम के स्टांजा का बना सकते हैं। और आगे एक और एग्जाम्पल है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये 4 लाइन का एक स्टांजा है पोएम का। इसमें फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्रो, सेकंड लाइन में है मी, थर्ड लाइन में स्नो और फोर्थ लाइन में ट्री। जिसमें से क्रो और स्नो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में राइमिंग वर्ड का पेयर है और सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में राइमिंग वर्ड का पेयर है मी, ट्री, दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन के लिए सिंबल आया ए और थर्ड लाइन के लिए भी सिंबल आया ए, सेकंड लाइन के लिए आया बी तो फोर्थ लाइन के लिए भी आया बी। तो इस तरह से राइमिंग स्कीम बन गया ए बी। अब एक और एग्जाम्पल है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड मोर अबाउट दिस। ये 4 लाइन का पोयम है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड। इस 4 लाइन को हम लोग अभी देख रहे हैं और इसका राइमिंग स्कीम बनाना है। कैसे बनाएंगे ये आप खुद करके दिखाएंगे और इस स्टांजा का अगर आप राइमिंग स्कीम बना पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखकर डाल सकते हैं। और इस तरह से राइमिंग स्कीम उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे और अच्छे से बना सकेंगे किसी भी पोयम के किसी भी स्टांजा का। यह ध्यान में रखना है कि हर पोयम में राइमिंग स्कीम नहीं होता है। जो पोयम राइम्ड वर्स में लिखे गए होते हैं उन्हीं पोयम्स में राइमिंग स्कीम बनते हैं। जो पोयम फ्री वर्स में लिखे गए होते हैं उनमें राइमिंग स्कीम नहीं बनते हैं। इसलिए जिस पोयम में राइमिंग वर्ड्स के पेयर नहीं मिल रहे हों उनको देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आगे हम लोग देखेंगे अब पोएटिक डिवाइस का थर्ड टाइप जिसका नाम है पोएटिक लाइसेंस। ये पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? द फ्रीडम ऑफ राइटर्स और पोएट्स टू चेंज फैक्ट्स, इग्नोर कन्वेंशनल रूल्स ऑफ लैंग्वेज एट्सेट्रा while writing in order to achieve a particular effect। पोएट्स को या राइटर्स को यह अधिकार है कि उन्हें आज़ादी है कि वे जो कन्वेंशनल रूल्स हैं लैंग्वेज के, जो सामान्य नियम हैं या ग्रामर के जो रूल हैं उनसे अलग उनको चेंज करके वह खुद से कोई ऐसे वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई ऐसे फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं जो पहले से नहीं होते आ रहे हैं। कुछ वर्ड के स्पेलिंग चेंज किए हुए बहुत सारे पोएम्स में हमें मिलते हैं पढ़ने को। सामान्य रूप से उन वर्ड्स के स्पेलिंग कुछ और होते हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पोएट या राइटर उस वर्ड का स्पेलिंग भी चेंज कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएट हैज यूज्ड लेफ्ट इन प्लेस ऑफ लेफ्ट। जब हम लोग देखेंगे तो वहां मिलेगा इस तरह का एग्जाम्पल। और इसी पोएम में इट के स्थान पर टी का यूज किया गया है, टी इन प्लेस ऑफ इट।
तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल मिलते हैं। मॉर्निंग का मॉर्निंग लिखा हुआ, बीच से लास्ट से जी गायब, तो ये मॉर्निंग कोई वर्ड नहीं, लेकिन पोएट अपना स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उसका स्पेलिंग चेंज कर देता है, तो यही कहलाता है पोइटिक लाइसेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।